कभी सोचा है कि एक वक्त था, कोई बहुत पुराना भी नहीं, जब इस धरती पे सिर्फ हम होमो सेपियंस ही नहीं थे। हाँ, ये सोचना ही अजीब लगता है आज। बिल्कुल। लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर आप मानिए महज 10,000 साल पहले तक कम से कम छह अलग अलग तरह के इंसान हमारे साथ रहते थे। और आज सिर्फ हम। हाँ, आज सिर्फ हमारा अकेला होना थोड़ा अजीब सा लगता है, नहीं? जैसे कोई गहरा राज छिपा हो उसके पीछे। आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। मानव इतिहास के कुछ सबसे अहम मोड़ों की गहराई से पड़ताल करेंगे। और इसके लिए हमारे पास युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस के कुछ विचार है ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे हम, जो कभी एक मामूली जानवर थे, इस ग्रह के मालिक बन बैठे, और इस सफर के असली मायने क्या हैं। मैं इस पड़ताल में आपका साथी रहूंगा। और मैं कोशिश करूंगी कि इन विचारों के पीछे जो विश्लेषण है, जो गहरे मतलब छिपे हैं, उन्हें सामने ला सकूं, ताकि हम सब मिलकर इस कहानी को और बेहतर समझ सकें। तो हम बात करेंगे उस संज्ञानात्मक क्रांति की जिसने हमें बदल दिया, फिर कृषि क्रांति की जिसने शायद हमें फंसा लिया। हाँ, जिसे वो धोखा कहते हैं। सही। और फिर उन बड़ी ताकतों की जिन्होंने हमारी दुनिया गढ़ी, जैसे कल्पना, पैसा, साम्राज्य, विज्ञान और हाँ, पूंजीवाद। तो क्या कहते हैं, शुरू करें ये सफर? बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि भाई हम शुरुआत में अकेले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ निएंडरथल्स थे, डेनिसोवंस थे, और भी कई मानव प्रजातियां थी। और ये जो हमारा बड़ा सा दिमाग है, हाँ, जिस पे हमें बड़ा नाज है, उसी पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। आप सोचिए, शरीर की लगभग 25% ऊर्जा तो ये आराम करते हुए ही इस्तेमाल कर लेता था। बाप रे, 25%? हाँ, शुरुआत में ये कोई बहुत फायदेमंद सौदा नहीं लगा होगा, मतलब सर्वाइवल के हिसाब से। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी नाटकीय बनाती है, वो है सेपियंस का खाद्य श्रृंखला में एकदम से बहुत तेजी से टॉप पर पहुंच जाना। हाँ, ये तो है। आमतौर पर देखे जो शिकारी जानवर होते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, लाखों साल लगते हैं। जैसे शेर, शार्क। हाँ, बिल्कुल। इससे क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम, मतलब पूरा पर्यावरण धीरे धीरे एडजस्ट करता है, संतुलन बनाता है। लेकिन हम तो जैसे एकदम नीचे से उछलकर सीधे टॉप पर आ गए। राइट। तो ना इकोसिस्टम को संभालने का मौका मिला, और सच कहूं तो हमें खुद को भी नहीं। हरारी इसी की तुलना एक बनाना रिपब्लिक के तानाशाह से करते हैं। अच्छा। वो कैसे? मतलब जैसे कोई तानाशाह अचानक सत्ता पा लेता है, तो वो अपनी ताकत को लेकर डरा हुआ रहता है, असुरक्षित महसूस करता है, और इसी डर की वजह से वो और भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक बन जाता है। तो शायद इतिहास की कई बड़ी आपदाएं, चाहे वो बड़े बड़े युद्ध हों या पर्यावरण का विनाश, वो शायद हमारी इसी जल्दबाजी और असुरक्षा की भावना का नतीजा है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम टॉप पर तो पहुंच गए, लेकिन शायद सीख से तैयार नहीं थे इस जिम्मेदारी के लिए। शायद। फिर लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। हाँ, वो मोड़। हमारी भाषा। और ये सिर्फ वो वाली भाषा नहीं थी कि देखो शेर या भागो। नहीं। ये गपशप वाली भाषा थी। हाँ। कौन भरोसे के लायक है, कौन धोखेबाज है, किसने किसके साथ क्या किया, इस तरह की बातें। सुनने में ये गपशप सिद्धांत थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली विचार है। सोचिए, छोटे समूहों में एक साथ मिलकर काम करना, सहयोग करना, हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी था। बिल्कुल। और इसके लिए ये जानना कि किस पर भरोसा करें, कौन नियमों को तोड़ रहा है, कौन किसके साथ है, ये जानकारी तो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। अच्छा। और अगर आप ध्यान दें तो आज भी हमारे ज्यादातर जो संवाद होते हैं, हाँ? उनका बड़ा हिस्सा इसी तरह की सामाजिक जानकारी का आदान प्रदान ही होता है। दफ्तर की बातें हो, दोस्तों से फोन पर बात हो, या सोशल मीडिया पर, हम यही तो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। कमाल है। मतलब ये रोजमर्रा के लगने वाली गपशप असल में समाज की पहली गोंद थी। एक तरह से कह सकते हैं, इसने हमें जोड़ा। लेकिन भाषा ने हमें इससे भी ज्यादा कुछ दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। इसने हमें ऐसी चीजों के बारे में बात करने और उन पर यकीन करने की ताकत दी जो असल में है ही नहीं। मेरा मतलब है जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते। जैसे देवता, राष्ट्र, कंपनियां, पैसा, मानवाधिकार, ये सब चीजें। बिल्कुल सही। ये है भाषा की असली जादुई शक्ति। कल्पित यथार्थ, या जिसे फिक्टिव रियलिटी कहते हैं, उसका निर्माण करना। कल्पित यथार्थ। हाँ, ये चीजें सिर्फ हमारी सामूहिक कल्पना में, हमारी साझा कहानियों में मौजूद हैं।
जैसे हरारी प्यूजो कार कंपनी का उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है वो। प्यूजो क्या है? कोई एक कार, कोई बिल्डिंग, कोई इंसान नहीं। ये एक कानूनी कल्पना है, एक लीगल फिक्शन। आप उसकी सारी फैक्ट्रियां तोड़ दें, सारे कर्मचारी निकाल दें, तब भी कंपनी कानूनी तौर पर मौजूद रह सकती है। क्यों? क्योंकि वो लाखों लोगों के दिमाग में एक साझा कहानी, एक साझा विचार के तौर पर जिंदा है। और यही वो चीज है जो हमें बड़े पैमाने पर और बहुत लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता देती है। ये क्षमता दूसरे जानवरों में नहीं मिलती। तो हम एक ही समय में दो दुनियाओं में जीने लगे। हाँ, एक तो असली दुनिया जिसमें पेड़ हैं, नदी है, शेर हैं, वस्तुनिष्ठ यथार्थ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और दूसरी हमारी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया जिसमें देवता हैं, राष्ट्र हैं, निगम हैं। कल्पित यथार्थ, सब्जेक्टिव या इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी। और समय के साथ यही कल्पित यथार्थ ज्यादा शक्तिशाली होता गया। कैसे? क्योंकि इसी ने हमें 150 लोगों की उस प्राकृतिक सीमा को पार करने में मदद की जिसके आगे चिंपांजी जैसे जानवर प्रभावी ढंग से सहयोग नहीं कर पाते। एक चिंपांजी दूसरे चिंपांजी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, लेकिन हम हजारों लाखों अजनबियों के साथ सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही कहानी, एक ही नियम, एक ही भगवान या एक ही राष्ट्र में विश्वास करते हैं। इसने हमें आनुवंशिक बदलावों के धीमे रास्ते से हटाकर सांस्कृतिक विकास के तेज हाईवे पर डाल दिया। हमारे जीन शायद उतने नहीं बदले, लेकिन हमारी कहानियां बदल गईं और उन कहानियों ने दुनिया बदल दी। तो इस दिमागी छलांग और कहानियां गढ़ने की ताकत ने हमें आगे बढ़ाया। लेकिन फिर आता है मानव इतिहास का अगला बड़ा मोड़, कृषि क्रांति, लगभग 12,000 साल पहले। हाँ, खेती की शुरुआत। और हरारी से कहते हैं इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हम तो यही पढ़ते आए कि खेती से तरक्की हुई, सभ्यता आई। ये वाकई एक अलग नजरिया है और सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप गेहूं के नजरिए से देखें। गेहूं के नजरिए से? हाँ, जरा सोचिए। 10,000 साल पहले गेहूं मध्य पूर्व में उगने वाली एक मामूली जंगली घास थी। ठीक है। आज ये दुनिया भर में फैली है, किसी भी और पौधे से ज्यादा जमीन पर उगाई जाती है। तो सवाल ये है कि किसने किसको पालतू बनाया? मतलब ऐसा लगता है कि गेहूं ने होमो सेपियंस को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। हमें अपना खाना बदोश जीवन छोड़ना पड़ा, एक जगह टिकना पड़ा। हाँ, ये तो हुआ। और फिर घंटों मेहनत करनी पड़ी, जमीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, जंगली घास हटाना, फसल काटना। गेहूं की देखभाल में ही जिंदगी खप गई। और बदले में हमें मिला क्या? क्या हमारा जीवन सच में बेहतर हुआ? सबूत तो कुछ और ही कहते हैं। देखिए, औसत किसान का जो आहार था, वो शिकारी संग्राहकों से ज्यादा पौष्टिक नहीं था। अच्छा। हाँ, अनाज पर ज्यादा निर्भरता से विटामिन और खनिजों की कमी हुई, दांतों की समस्याएं बढ़ी, फिर आर्थिक सुरक्षा भी कम हो गई। वो कैसे? शिकारी संग्राहक तो कई तरह की चीजें खाते थे, एक चीज नहीं मिली तो दूसरी सही। लेकिन किसान, वो अपनी एक दो फसलों पर निर्भर थे। अगर फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो अकाल पड़ जाता था। बिल्कुल, अकाल का खतरा बढ़ गया। और जहां तक हिंसा की बात है, किसान कोई कम हिंसक नहीं थे। शायद अपनी जमीन और जमा किए अनाज की रक्षा के लिए वो अपने शिकारी पूर्वजों से ज्यादा लड़ते थे। तो मतलब ज्यादा मेहनत के बदले मिला एक ज्यादा मुश्किल जीवन। काफी हद तक हरारी का तर्क यही है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हमने ऐसा किया क्यों? अगर ये इतना बुरा था तो इसे अपनाया क्यों? क्या हम इतने ना समझ थे? हरारी कहते हैं कि एक जाल था। इसे वो विलासिता का फंदा, लग्जरी ट्रैप कहते हैं। विलासिता का फंदा, ये क्या है? देखिए, ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे कई पीढ़ियों में हुआ। हर पीढ़ी ने शायद सोचा कि थोड़ी और मेहनत करने से जीवन थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे चलो थोड़ी और जमीन साफ करके थोड़ा ज्यादा अनाज उगा लेते हैं, फिर भूखे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? आबादी बढ़ गई। किन हो गया? अब तो खेती करनी ही पड़ेगी इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए। तो हम फंस गए। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल हम समय बचाने वाले उपकरण खरीदते हैं। ईमेल है, स्मार्टफोन्स हैं। हाँ, सोचा था इनसे जिंदगी आसान होगी। और नतीजा क्या हुआ? हम पहले से ज्यादा व्यस्त है, ज्यादा तनाव में है। वो उपकरण हमें नियंत्रित करने लगे हैं। हम एक जाल में फंस गए हैं। खेती शायद ऐसा ही एक जाल था। ये विलासिता का फंदा वाला विचार तो ये तो आज भी कितना सच लगता है। लेकिन क्या कोई और वजह भी हो सकती है खेती अपनाने की? सिर्फ आसान जीवन की तलाशी थी? एक और दिलचस्प संभावना सामने आई है, खासकर तुर्की में गुबेकली टेपे की खोज से।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। बहुत पुरानी जगह है वो। बहुत पुरानी, लगभग 9500 ईसा पूर्व की, यानी खेती की शुरुआत से भी पहले की। और वहाँ क्या मिला? वहां शिकारी संग्राहकों ने विशाल तराशे हुए पत्थरों के स्मारक बनाए थे, बहुत बड़े और जटिल। इसके लिए बड़े पैमाने पर सहयोग और संगठन की जरूरत पड़ी होगी। बिना खेती के? हाँ, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शायद ऐसे धार्मिक या वैचारिक केंद्रों को बनाने और उन्हें बनाए रखने की जरूरत नहीं लोगों को एक जगह बसने पर मजबूर किया। अच्छा। और फिर जब वो एक जगह बस गए तो उन्हें लगातार भोजन जुटाने का कोई तरीका चाहिए था, और तब शायद उन्होंने खेती करना शुरू किया। तो मतलब पहले मंदिर बना, फिर उसके आसपास गांव बसा? ये एक संभावना है कि शायद वजह सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि कोई बड़ी सामूहिक आस्था या विचार था। कारण चाहे जो भी रहा वो, नतीजा ये हुआ कि इंसान एक जगह टिक गया। और इस टिकने का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ा, जानवरों पर भी पड़ा। खेती ने जानवरों की दुनिया को कैसे बदला? ये कृषि क्रांति का एक बहुत दुखद पहलू है। भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी जैसे जानवरों को पालतू बनाना, ये सिर्फ उन्हें पकड़ना और खिलाना नहीं था। तो क्या था? इसमें अक्सर बहुत क्रूर तरीके शामिल थे, जैसे नर जानवरों को बचपन में ही बधिया कर देना ताकि वो शांत रहें, उनके सींग काट देना, माँ और बच्चे को बहुत जल्दी अलग कर देना। और समय के साथ, खासकर जब औद्योगिक खेती आई, तब तो ये क्रूरता और भी बढ़ गई। जानवरों की प्राकृतिक उम्र बहुत कम हो गई, उनकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, इंसान की जरूरतें पूरी करना, मांस, दूध, अंडे देना। उन्हें एक तरह से मशीन समझ लिया गया। बिल्कुल, उन्हें अक्सर अनुभवहीन मशीनों की तरह समझा जाने लगा। उनकी अपनी जरूरतें, उनकी भावनाएं, उनकी सामाजिक जिंदगी, इन सब को नजरअंदाज कर दिया गया। ये तो बहुत दुखद है। हाँ है। तो खेती ने हमारी जिंदगी बदली, जानवरों की जिंदगी बदली, और शायद हमारे सोचने का तरीका भी बदला होगा। हाँ बिल्कुल। खेती ने भविष्य को हमारे दिमाग पर हावी कर दिया। भविष्य को कैसे? देखिए, शिकारी संग्राहक ज्यादातर वर्तमान में जीते थे। आज का खाना मिल गया, बस कल की कल देखेंगे। लेकिन किसान, उन्हें हमेशा आने वाले मौसम के बारे में सोचना पड़ता था। अगली फसल कैसी होगी, अगले साल के लिए बीज बचाने हैं, बारिश होगी या नहीं। हाँ, चिंता बढ़ गई। बहुत ज्यादा चिंता। और यही भविष्य की चिंता, ये योजना बनाने की जरूरत, बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव बनी। वो कैसे? जब अतिरिक्त अनाज जमा होने लगा तो उसे संभालने और बांटने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए थी। इससे शासक वर्ग उभरा, पुजारी उभरे, सैनिक आए, जो खुद खेती नहीं करते थे लेकिन किसानों की मेहनत से पैदा हुए अतिरिक्त अनाज पर जीते थे। समाज में जटिलता बढ़ी और असमानता भी। तो समाज बड़े और जटिल होते गए। अब लाखों अजनबियों को एक साथ कैसे रखा जाए? पहले तो आपने कहा था गपशप से छोटे समूह चलते थे। हाँ, अब क्या काम आया? अब जरूरत पड़ी और ज्यादा विस्तृत और ज्यादा शक्तिशाली कल्पित व्यवस्थाओं की, साझा मिथकों की। ये ऐसी कहानियां थीं, ऐसे नियम थे जिन पर सब यकीन करते थे, और इसी यकीन ने लाखों अजनबियों को एक साथ काम करने, व्यापार करने और एक ही नियम मानने में मदद की। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? हाँ, दो बहुत अलग लेकिन दिलचस्प उदाहरण हैं। एक है लगभग 1776 ईसा पूर्व का हम्मुराबी का कोड, बेबीलोन का कानून। हाँ, सुना है। ये कोड समाज को 3 हिस्सों में बांटता था: ऊंचे लोग सुपीरियर, सामान्य लोग कॉमनर और गुलाम स्लेव। साथ ही मर्द और औरत के बीच भी साफ भेद था। और इस पूरी व्यवस्था को क्या बताया गया? क्या? कि ये देवताओं की इच्छा है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। अच्छा, और दूसरा उदाहरण? दूसरा उदाहरण है 1776 ईस्वी की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, जो क्या कहती है कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। हाँ, बिल्कुल उलट। बिल्कुल उलट। एक पदानुक्रम पर आधारित है, दूसरा समानता पर। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात क्या है? क्या? कि ये दोनों ऊंच नीच का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत असल में वस्तुनिष्ठ सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवताओं ने सच में हम्मुराबी को वो नियम दिए थे, या प्रकृति में सब मनुष्य जैविक रूप से बिल्कुल समान है। ये दोनों क्या हैं? कल्पित यथार्थ। बिल्कुल, ये दोनों कल्पित यथार्थ है, साझा कहानियां हैं। लेकिन दोनों ने अपने अपने समय में लाखों लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए जोड़ने का, एक समाज बनाने का काम किया। लेकिन इन काल्पनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना भी तो आसान नहीं होता होगा। सिर्फ कहानी सुना देने से तो लोग हमेशा नहीं मानते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। कैसे? इसमें शिक्षा का इस्तेमाल होता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि समाज कैसे काम करता है, क्या सही है, क्या गलत है। कानून होते हैं, पुलिस होती है। कभी-कभी हिंसा और जबरदस्ती का भी सहारा लेना पड़ता है उन लोगों के खिलाफ जो व्यवस्था को नहीं मानते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवस्थाएं धीरे-धीरे हमारी इच्छाओं को भी आकार देती हैं। हमारी इच्छाओं को? मतलब जैसे आज बहुत से लोगों की दिली इच्छा होती है कि विदेश घूमने जाएं, पेरिस देखें या थाईलैंड जाएं। हाँ, होती है। क्या ये कोई प्राकृतिक इच्छा है? क्या हमारे जीन में लिखा है कि हमें पिरामिड देखने जाना है? नहीं, ये इच्छा कहाँ से आई? ये उपभोक्तावाद और रोमांटिकवाद के मिले-जुले मिथक से पैदा हुई है। विज्ञापन, फिल्में, कहानियां हमें बताती हैं कि घूमना अच्छा है, जरूरी है। तो ये कल्पित व्यवस्थाएं सिर्फ बाहर से नियम नहीं थोपती, वो हमारे अंदर तक समा जाती हैं, हमारी इच्छाएं बन जाती हैं। ये तो सच है। हमारी कई इच्छाएं हमें अपनी लगती हैं, पर शायद होती समाज की देन है। अच्छा, एक और बात। इतने बड़े समाजों में जहां लाखों लोग हों, सरकार को कर वसूलना हो, व्यापारियों को हिसाब रखना हो, संपत्ति का रिकॉर्ड रखना हो, ये सब याद कैसे रखा जाता होगा? हमारा दिमाग तो इतनी सारी जानकारी संभालने के लिए नहीं बना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मानव मस्तिष्क लाखों लोगों का टैक्स रिकॉर्ड याद रखने के लिए विकसित नहीं हुआ था। तो फिर? तो इसी समस्या को हल करने के लिए लगभग 3,500 ईसा पूर्व में सुमेर में, जो आज का इराक है, वहां के लोगों ने लेखन का आविष्कार किया। लेखन का आविष्कार? इस समस्या के लिए? हाँ, ये दिमाग के बाहर जानकारी जमा करने का एक तरीका था, एक एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम। और शुरुआती लिखावट जो हमें मिली है वो कोई महान कविता या दर्शन नहीं है। तो क्या है? वो बड़े बोरिंग से हिसाब किताब के रिकॉर्ड है। जैसे एक शुरुआती मिट्टी की टिकिया पर लिखा मिला है 29,086 माप जौ, 37 महीने कुशिम। खुशिम? हाँ, कुशिम शायद कोई क्लर्क रहा होगा या कोई अधिकारी। तो लेखन का आविष्कार मूलतः आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतें पूरी करने के लिए हुआ था। हिसाब रखना था कि कितना अनाज आया, कितना टैक्स जमा हुआ। यानी नौकरशाही के लिए, जो असल में भारतीय थे। हाँ, बिल्कुल, जो असल में भारतीय अंक प्रणाली थी। इनके आने से जानकारी को प्रोसेस करना, गणना करना और भी आसान हो गया। तो लेखन और गणित ने साम्राज्यों और अर्थव्यवस्थाओं को चलाना संभव बनाया। और अगर हम इतिहास की लंबी तस्वीर देखें तो क्या कोई एक दिशा दिखती है? मतलब हजारों साल में इंसान कहां से कहां गया? हाँ, हरारी कहते हैं कि इतिहास की एक मोटी-मोटी दिशा नजर आती है। वो दिशा है एकीकरण की ओर। एकीकरण मतलब हजारों छोटी-छोटी अलग-थलग संस्कृतियों से कुछ बड़ी संस्कृतियों की तरफ, और फिर धीरे-धीरे एक वैश्विक संस्कृति की तरफ। आज हम सब एक ही वैश्विक गांव का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। और इस एकीकरण के, इस जुड़ाव के 3 बड़े इंजन रहे हैं। कौन-कौन से? पैसा, साम्राज्य और सार्वभौमिक धर्म। पैसा कैसे जोड़ता है दुनिया को? ये तो झगड़े भी करवाता है। हाँ, वो भी है। लेकिन पैसा शायद इंसानी इतिहास का सबसे सफल कल्पित यथार्थ है। जरा सोचिए, ये वस्तु विनिमय, बार्टर की कितनी बड़ी समस्या को हल करता है। कैसे? अगर आपके पास जूते हैं और आपको केले चाहिए, तो आपको ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा जिसके पास केले हों और जिसे जूते चाहिए हों। कितना मुश्किल है। हाँ, है तो। पैसा एक मध्यस्थ बन जाता है। आप जूते बेचकर पैसा लेते हैं और उस पैसे से केले खरीद लेते हैं। ये पूरी चीज सिर्फ 2 बातों पर टिकी है। किन बातों पर? पहली, सार्वभौमिक परिवर्तनीयता, यानी पैसे से लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता है, सामान, जमीन, समय, यहाँ तक कि वफादारी भी। और दूसरी, सार्वभौमिक विश्वास। सार्वभौमिक विश्वास? हाँ, यानी हर कोई इसे स्वीकार करने को तैयार है। आप किसी अजनबी से, यहाँ तक कि दुश्मन से भी व्यापार कर सकते हैं अगर आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों उस कागज के टुकड़े या उस सिक्के के मूल्य पर विश्वास करते हैं। इसी विश्वास ने दुनिया भर में व्यापार और सहयोग को अभूतपूर्व स्तर पर संभव बनाया। इसने अजनबियों को एक साथ ला दिया। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है, पैसे का? हाँ, बिल्कुल है। इसका एक स्याह पहलू भी है। पैसा अक्सर स्थानीय परंपराओं, मानवीय रिश्तों और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। कैसे? जब हर चीज खरीदी और बेची जा सकती है, तो फिर पवित्र क्या बचा? क्या आप दोस्ती खरीद सकते हैं?
क्या आप माँ का प्यार खरीद सकते हैं? पैसा रिश्तों को बाजार के ठंडे नियमों, मांग और पूर्ति से बदल सकता है। जहां पहले आपसी मदद और समुदाय का भाव था, वहां अब लेन देन आ जाता है। ये तो है। अच्छा, दूसरा इंजन आपने बताया साम्राज्य, एम्पायर। हाँ, और आपने पहले कहा था कि विज्ञान और साम्राज्य साथ साथ पनपे। ये कैसे हुआ? कैसे जुड़ा है? देखिए, विज्ञान की खासियत है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। वो कहता है इग्नोरमस। हम नहीं जानते, अच्छा। मतलब हमें सब कुछ नहीं पता है और हमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और गणित के जरिए नई जानकारी हासिल करनी होगी। और इस नई जानकारी का एक बड़ा मकसद क्या था? नई शक्तियां हासिल करना। शक्तियां? कैसी शक्तियां? नई तकनीकें विकसित करना, नए हथियार बनाना, नए संसाधन खोजना, ताकि दुनिया को बेहतर समझा जा सके और उस पर नियंत्रण किया जा सके। और यही तो साम्राज्यों का भी मकसद था। हाँ, विस्तार करना, नियंत्रण करना। बिल्कुल। कैप्टन जेम्स कुक की यात्राएं इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो अंग्रेज नाविक। हाँ, वो प्रशांत महासागर में वैज्ञानिक खोज करने निकले थे। वीनस ग्रह का पारगमन देखना था, नए पौधे और जानवर खोजने थे, लेकिन साथ ही उनकी यात्राओं का एक बड़ा मकसद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नई जमीनें खोजना और उन पर दावा करना भी था। वैज्ञानिक खोज और शाही महत्वाकांक्षा, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। विज्ञान ने साम्राज्यों को नई तकनीकें दी और साम्राज्यों ने वैज्ञानिकों को पैसा और सुरक्षा दी, ताकि वो दुनिया के कोने-कोने में जाकर खोज कर सकें। लेकिन विज्ञान तो कहीं भी पनप सकता था। यूरोप ही क्यों इतना आगे निकल गया इस मामले में? एशिया में भी तो बड़ी सभ्यताएं थीं। ये एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। इस पर बहुत बहस होती है। हरारी का तर्क ये है कि यूरोप ने कोई बहुत बड़ी तकनीकी बढ़त हासिल करने से पहले एक खास तरह की सोच विकसित कर ली थी। कैसी सोच? एक वैज्ञानिक और पूंजीवादी सोच। उनमें दुनिया को जानने की, उस पर कब्जा करने की और उससे मुनाफा कमाने की एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। और उनके पास इसके लिए जरूरी संगठन और व्यवस्थाएं थीं, जैसे खोजी यात्राओं को फंड करने वाली कंपनियां, नई जानकारी को इकट्ठा और व्यवस्थित करने वाले संस्थान। तो जब औद्योगिक क्रांति जैसी तकनीकी छलांगें आईं, तो वे उनका फायदा उठाने के लिए दूसरों से बेहतर तैयार थे। इसलिए आज की दुनिया पर विज्ञान और पूंजीवाद का जो दबदबा है, वो काफी हद तक यूरोपीय साम्राज्यवाद की विरासत है। और तीसरा इंजन आपने बताया पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। जी, जो विकास या ग्रोथ पर टिका है। यस। ये कैसे काम करता है? आधुनिक अर्थव्यवस्था की पहचान ही विकास है, ग्रोथ। ये इस विचार पर टिकी है कि भविष्य हमेशा वर्तमान से बेहतर होगा। उत्पादन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी, सब कुछ ज्यादा होगा। और इसी उम्मीद पर, इसी भविष्य में भरोसे के आधार पर क्रेडिट यानी उधार का पूरा सिस्टम काम करता है। लोग भविष्य में होने वाले मुनाफे की उम्मीद में आज बैंकों से या निवेशकों से पैसा उधार लेते हैं और उस पैसे से नए कारोबार शुरू करते हैं, नई फैक्ट्रियां लगाते हैं, नई खोज करते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, और एडम स्मिथ ने इसमें एक और क्रांतिकारी विचार जोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करे, अपना मुनाफा बढ़ाने की सोचे, यानी लालच करे, तो भी सबका भला होगा। लालच से सबका भला, ये कैसे? उनका कहना था कि बाजार का अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, इस व्यक्तिगत लालच को सामूहिक समृद्धि में बदल देगा। अगर कोई ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बेहतर या सस्ता सामान बनाता है, तो उससे ग्राहकों का भी फायदा होता है। तो एक तरह से लालच अच्छा है। ये पूंजीवाद का मूल मंत्र बन गया। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छा होता है? क्या इस विकास की, इस लालच की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? बिल्कुल चुकानी पड़ती है। जब बाजार की ताकतों को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नैतिक विचार के सिर्फ मुनाफे के लिए काम करने दिया जाता है, तो भयानक नतीजे हो सकते हैं। जैसे? अटलांटिक दास व्यापार इसका एक बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण है। लाखों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। क्यों? क्योंकि वहां चीनी के बागानों के मालिकों को सस्ते मजदूर चाहिए थे और दास व्यापारियों को भारी मुनाफा हो रहा था। मानवीयता गई भाड़ में। श्रमिकों का शोषण, काम के लंबे घंटे, खतरनाक स्थितियां, पर्यावरण का विनाश, ये सब अनियंत्रित पूंजीवाद के संभावित खतरे हैं। और ये सवाल भी तो उठता है कि क्या ये विकास हमेशा ऐसे ही चलता रह सकता? क्या हमारे ग्रह के संसाधन असीमित है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इस विकास को, इस पूंजीवाद को असल ताकत मिली औद्योगिक क्रांति से। हाँ, बिल्कुल। ये क्या थी असल में? सिर्फ फैक्ट्रियां लगना नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज थी।
औद्योगिक क्रांति मूल रूप से ऊर्जा को बदलने और इस्तेमाल करने के तरीके में एक क्रांति थी। एनर्जी कन्वर्जन। ऊर्जा को बदलने में। हाँ, हजारों साल तक हम इंसान अपनी मांसपेशियों की ताकत, जानवरों की ताकत या फिर पानी और हवा की ताकत पर निर्भर थे। ठीक। फिर आया भाप का इंजन, कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदलना और उससे मशीनें चलाना। फिर बिजली का आविष्कार हुआ, फिर आंतरिक दहन इंजन आया जिससे गाड़ियां चलीं, और फिर परमाणु ऊर्जा। अचानक जैसे हमारे हाथ ऊर्जा का एक विशाल, लगभग असीमित भंडार लग गया। जैसे ऊर्जा का एक महासागर मिल गया हो। बिल्कुल। और इसके साथ ही कच्चे माल के इस्तेमाल में भी क्रांति आई। हम सिर्फ प्रकृति में मिलने वाली चीजों, लकड़ी, पत्थर, धातु तक सीमित नहीं रहे। हमने प्लास्टिक, एल्युमिनियम, सिलिकॉन जैसी पूरी तरह नई चीजें बनाना सीख लिया। तो इसने उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया। लेकिन आपने पहले जानवरों पर इसके असर का जिक्र किया था। औद्योगिक खेती ने उनके लिए क्या किया? ये औद्योगिक क्रांति का ही हिस्सा थी? हाँ, ये उसी का एक हिस्सा थी, और इसने जानवरों के दुख को उस स्तर पर पहुंचा दिया जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कैसे? औद्योगिक खेती में जानवरों को पूरी तरह से उत्पादन की इकाइयों या मशीनों की तरह देखा जाने लगा। उनका एक ही काम था, ज्यादा से ज्यादा मांस, दूध या अंडे देना, कम से कम समय और कम से कम लागत में। और उनकी अपनी जरूरतें? उनकी भावनाओं, उनकी सामाजिक जरूरतों, खेलने कूदने की उनकी इच्छा, इन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्हें छोटी छोटी जगहों में ठूंस दिया गया, उनकी हरकतें सीमित कर दी गईं, उन्हें कृत्रिम तरीकों से मोटा किया गया। हैरी हार्लो के बंदरों पर किए गए प्रयोग, हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और वो बहुत दुखद है। उन्होंने दिखाया कि शिशु बंदरों को सिर्फ दूध पिलाने वाली तार की बनी माँ से ज्यादा उस नर्म कपड़े वाली माँ की जरूरत थी, जिससे वो चिपक सकें, जिसे वो छू सकें। ये प्रयोग दिखाते हैं कि जानवरों की भी गहरी भावनात्मक जरूरतें होती हैं, जरूरतें जिन्हें औद्योगिक खेती अक्सर बेरहमी से कुचल देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी तरक्की की ये कीमत सही है? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। तो औद्योगिक क्रांति ने ऊर्जा बदली, चीजें बदली, जानवरों की जिंदगी बदली, और हमारे समाज पर, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। हर चीज बदल गई। समय की हमारी धारणा बदल गई। समय की धारणा कैसे? रेलवे के आने से पहली बार जरूरी हुआ कि अलग अलग शहरों में समय एक जैसा हो। बिल्कुल। वरना टाइम टेबल कैसे काम करता? तो स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए गए, ग्रीनविच मीन टाइम आया, घड़ी हमारे जीवन पर हावी हो गई। हाँ, ये तो है। स्कूल, अस्पताल, पेंशन और बाजार, नौकरी, बीमा, शॉपिंग मॉल ने ले ली। लोग ज्यादा अकेले हो गए, शायद ज्यादा व्यक्तिवादी हो गए। हिंसा का पैटर्न भी बदला। वो कैसे? राज्यों के मजबूत होने से छोटे मोटे झगड़े, आपसी मारकाट कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ राज्यों ने बड़े पैमाने पर युद्ध और नरसंहार किए जो पहले संभव नहीं थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद परमाणु हथियारों के डर से, जिसे पैक्स एटॉमिका यानी परमाणु शांति कहते हैं, बड़े देशों के बीच सीधे युद्धों में कमी आई है। और एक और चीज हुई, उपभोक्तावाद। हाँ, बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति ने चीजों का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि अब लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी हो गया। विज्ञापन आए, फैशन बदला, चीजें खरीदना और उपभोग करना जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया, सफलता का पैमाना बन गया। तो इतनी सारी तरक्की, इतने बदलाव, विज्ञान, उद्योग, पैसा, ताकत, लेकिन क्या हम, मतलब इंसान, पहले से ज्यादा खुश हैं? क्या ये सब हमें खुशी दे पाया? ये शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी को मापना ही बहुत मुश्किल है। ये किस चीज पर निर्भर करती है? क्या ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है? पैसा, सेहत, रिश्ते?
या ये हमारी अंदरूनी उम्मीदों पर ज्यादा निर्भर करती है? उम्मीदों पर। हाँ, अगर आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाएं, तो बहुत सारी सुविधाएं पाकर भी आप दुखी रह सकते हैं। जैसे अगर आपको बैलगाड़ी की उम्मीद थी और आपको एम्बेसडर कार मिल गई तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर आपको नई मर्सिडीज की उम्मीद थी और आपको पुरानी एम्बेसडर मिली तो आप दुखी होंगे, भले ही आपके पास कार है। बात तो सही है। और फिर हमारी अंदर की केमिस्ट्री, हमारे हार्मोन, हमारे दिमाग का सिस्टम भी इसमें भूमिका निभाता है। शायद हमारा जैविक सिस्टम लगातार चरम सुख की स्थिति में रहने के लिए बना ही नहीं है। खुशी आती है और चली जाती है। तो मतलब हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं पर वो पकड़ में नहीं आती। काफी हद तक। लेकिन अब विज्ञान हमें इस सिस्टम को ही बदलने की ताकत दे रहा है। मतलब हम अपनी केमिस्ट्री बदल सकते हैं। और उससे भी आगे हम अब गिलगमेश प्रोजेक्ट के करीब पहुंच रहे हैं। गिलगमेश प्रोजेक्ट, ये क्या है? गिलगमेश मेसोपोटामिया की एक प्राचीन कहानी का नायक था जो अमरता की खोज में निकला था। आज विज्ञान शायद मौत को बीमारी या बुढ़ापे की तरह एक तकनीकी समस्या मान रहा है जिसे हल किया जा सकता है। लोग अब हमेशा जवान रहने या शायद हमेशा जिंदा रहने के तरीके खोज रहे हैं। हमेशा जिंदा रहना। और इसके साथ ही हम जैविक इंजीनियरिंग के जरिए, जैसे एल्बा, वो हरा चमकने वाला खरगोश जिसे एक कलाकार ने बनवाया था, हाँ, या बायोनिक अंग बनाकर जिन्हें विचारों से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करके हम एक तरह से सुपर ह्यूमन बनाने की कगार पर हैं। हम अपने जैविक सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये सब हमें अभूतपूर्व शक्तियां दे रहा है, लेकिन साथ ही ये बहुत बड़े नैतिक सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें ये करना चाहिए? इन नई ताकतों का इस्तेमाल कैसे होगा? कहीं हम फ्रैंकिस्टीन की तरह अपने ही बनाए दानव के हाथों तबाह तो नहीं हो जाएंगे? ये फ्रैंकिस्टीन की भविष्यवाणी है जिससे हरारी आगाह करते हैं। बाप रे। तो ये थी हमारी तेज रफ्तार यात्रा, एक अनजान से जानवर से शुरू होकर लगभग भगवान जैसी ताकतें हासिल करने तक। हाँ, एक लंबा और हैरत अंगेज सफर। हमने देखा कि कैसे भाषा और कल्पना ने हमें जोड़ा, कैसे खेती ने हमें बसाया या शायद फंसाया। हाँ, दोनों कह सकते हैं। कैसे पैसा, साम्राज्य और विज्ञान ने दुनिया को एक किया और कैसे औद्योगिक और तकनीकी क्रांतियों ने हमें और हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। और इस पूरे सफर को, इस गहरे इतिहास को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये इतिहास आज भी हमारे अंदर जिंदा है। कैसे? हमारी मान्यताएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारे समाज का ढांचा, ये सब उसी लंबी कहानी का हिस्सा हैं। वो कल्पित यथार्थ, वो साझा मिथक जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, चाहे वो राष्ट्र का मिथक हो, पैसे का हो या मानवाधिकारों का, वो आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं। हाँ, ये तो है। इन्हें समझे बिना हम ना तो अपने वर्तमान को ठीक से समझ सकते हैं, ना ही भविष्य के लिए सही चुनाव कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कहानियां जी रहे हैं वो कहाँ से आई हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है आखिर में। अब जब हमारे पास बनाने और मिटाने की इतनी भयानक ताकत आ गई है, हाँ, दैव जैसी शक्तियां, और हमारा इतिहास ये बताता है कि हम अक्सर उन बनाना रिपब्लिक के तानाशाहों की तरह बर्ताव करते हैं। ताकतवर तो हैं, लेकिन डरे हुए, असुरक्षित और अक्सर गैर जिम्मेदार। हाँ, ये एक चिंता की बात है। तो सवाल शायद ये नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं। शायद ज्यादा जरूरी सवाल, जैसा हरारी पूछते हैं, ये है हम क्या चाहना चाहते हैं। हम क्या चाहना चाहते हैं? हाँ, हमें किन इच्छाओं को चुनना चाहिए, हमें किन इच्छाओं को बढ़ावा देना चाहिए और किन्हें काबू में रखना चाहिए। अब जब हम अपनी इच्छाओं को भी डिजाइन कर सकते हैं, तो हमें कौन सी इच्छाएं डिजाइन करनी चाहिए? ये वाकई एक गहरा सवाल है। सोचने के लिए एक मुश्किल